Okay, so today we are going to move towards further details of कल्चर सब्जेक्ट। ठीक है, कल्चर में जो हमारा चैप्टर है जिसको हमने स्टार्ट करना है, तो उसको हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज एक्चुअली कल्चर एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस आवर सोसाइटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक छोटे से टर्म को समझने की कोशिश करेंगे। दैट टर्म इज मार्जिनल पर्सन या कल्चरल हाइब्रिड। इसको समझने के लिए सबसे पहले अगर हम देख लें कि हमारे माशरे में क्या होता है, हमारे माशरे में एट वंस क्या हम क्या कर रहे होते हैं, हम मल्टीपल कल्चर्स का फेस कर रहे होते हैं। तो जब हम वो मल्टीपल कल्चर्स को फेस कर रहे होते हैं, तो बाज औक़ात क्या होता है कि हम कभी कभार अलाइनेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी कभार हम ड्यू टू मल्टीपल कल्चर्स अराउंड अस हम प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, या इसी तरीके से कल्चरल हाइब्रिड में, यहाँ पर हाइब्रिड लफ्ज को ये समझ लें कि फॉर एग्जांपल जिस तरह आजकल हमारे पास मोटर व्हीकल जो है वो हाइब्रिड फॉर्म में हमारे पास मौजूद होती है। वो ये है कि वो इलेक्ट्रिसिटी पे भी जो है ना काम करते हैं और पेट्रोल पे भी चलती है। तो हाइब्रिड का मतलब है कोई भी ऐसा शख्स जो कि दो चीजों को एक साथ लेकर चलता है, जो दो चीजों के मार्जिन्स पे आकर बैठ जाता है, जो कि ठीक है, तो उसे हम मार्जिनल पर्सन कहते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ मैंने आपको मार्जिनल पर्सन या कल्चरल हाइब्रिड थोड़ा सा समझाया। अब एनी पर्सन हु बिलोंग्स टू टू और मोर देन टू ग्रुप्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन द मार्जिनल पर्सन। मार्जिनल पर्सन हर उस शख्स को कहेंगे जो कि दो या दो से ज्यादा ग्रुप का हिस्सा हो, या दो से ज्यादा नेशनलिटीज रखता हो, या दो से ज्यादा कल्चर्स को एट द सेम टाइम फॉलो करता हो, और वो दोनों आपस में उसकी पर्सनैलिटी में उसका एक अमल दखल हो, तो उसे हम मार्जिनल पर्सन कहेंगे। इसकी सिंपल मिसाल ले लें कि एक फॉर एग्जांपल एक शख्स किसी दूसरे मुल्क चला जाता है। ठीक है, वो मूव ऑन कर देता है, माइग्रेंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर आप यहाँ से यूरोप चले जाते हैं, तो एक कल्चर आप अपने साथ पाकिस्तानी कल्चर लेकर गए हों, और ऑन द अदर हैंड आपके पास वहां पर एक वेस्टर्न कल्चर आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, एट द सेम टाइम आप दोनों कल्चर को पैरेलल चला रहे होते हो, आप दोनों कल्चर्स को के मार्जिन पे होते हो कि ना आप एक को छोड़ सकते हो ना आप दूसरे को छोड़ सकते हो। तो ऐसी सूरत में आपकी जो कंडीशन होगी, या आपको जो कहा जाएगा, आपको मार्जिनल पर्सन कहा जाएगा। ठीक है, ये यूजुअली किस वजह से होता है, ये शिफ्टिंग की वजह से होता है। शिफ्टिंग कॉजेज प्रॉब्लम्स। जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं, चाहे कंट्री चेंज करे, चाहे सोसाइटी चेंज करे, चाहे सिटी चेंज करे, या कोई भी कंडीशन चेंज करे, तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के प्रॉब्लम्स देखने को आते हैं। लर्निंग में प्रॉब्लम होता है, लैंग्वेज डेफिसिट हमारी हो जाती है। ठीक है, हम चीज़ों को लर्न नहीं कर पाते, कल्चर को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते, हम उनके लैंग्वेज को अच्छी तरीके से सीख नहीं पाते, उनके रिचुअल्स को अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाते। या इसी तरह एडॉप्टिंग में हमें मसला आता है। ठीक है, किस तरह अडॉप्टिंग में मसला होता है, मिसाल के तौर पर हम मुख्तलिफ चीज़ों को अडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी के ड्रेसिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी के थिंकिंग स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल को अडॉप्ट करना चाहते हैं, किसी की गवर्नमेंट के मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना चाहते हैं, या हम एडजस्ट होना चाहते हैं। तो जब भी आप एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो ये बहुत मुश्किल होता है कि आप इन तीनों चीजों को अच्छी तरीके से कैरी आउट कर सके। तो उस वक्त क्या होता है, आप मार्जिनल पर्सन होते हैं, जो कि आप दोनों, दो या दो से ज्यादा सोसाइटीज का या ग्रुप्स के बिल्कुल कॉर्नर स्टोन पे खड़े होते हैं। ठीक है, द पैटर्न ऑफ न्यू कल्चर दैट ही रिलेटेड हिमसेल्फ विद टू डिफरेंट कल्चर। मतलब ये एक ऐसा कल्चर, नया कल्चर डेवलप होता है जिस वक्त वो पाकिस्तानी कल्चर और यूरोपियन कल्चर, दोनों कल्चर को अमलगमेट करके एक चला रहा होता है, और वो अपने आप को एक नए कल्चर से, न्यू कल्चर से लिंक कर देता है, तो उसे हम मार्जिनल पर्सन कहते हैं। और मार्जिनल पर्सन होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, क्योंकि उसके माइंड में कुछ चीजें जो है ना उसका कल्चर एक्सेप्ट करता है, कुछ उसके कल्चर एक्सेप्ट नहीं करते, कुछ उसको जो है ना सपोर्ट करते हैं, कुछ उसको सपोर्ट नहीं करते। तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं। प्रॉब्लम्स लीड टू न्यूरोटिक बिहेवियर विच डज नॉट अलाउ हिम टू बी एथनोसेंट्रिक। तो इसकी वजह से क्या होता है, जब दो किस्म के प्रॉब्लम्स आते हैं, मिसाल के तौर पर हमने तीन टर्म ऑलरेडी डिस्कस किए हैं, आगे जाकर हम मजीद डिटेल में डिस्कस करेंगे, एथनोसेंट्रिज्म और जीनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म क्या होता है कि जब आप अपने कल्चर को, अपनी रिवायत को, अपनी आइडियोलॉजी को, अपनी थिंकिंग को सबसे अच्छा समझते हैं, तो उसे हम एथनोसेंट्रिक कहते हैं।
जब आप अपने कल्चर को बुरा कहते हैं और अपनी सकाफत को या अपनी थिंकिंग को या अपनी आइडियोलॉजी को, इन सब को बुरा कहते हैं, ऑन द अदर हैंड आप दूसरों के कल्चर को पसंद करते हैं, वेस्टर्न कल्चर को या यूरोपियन कल्चर को, कोई भी ऐसी कल्चर को जो कि आपके अपोजिट होती है उसको आप पसंद करते हैं, तो उसे हम जीनोसेंट्रिज्म कहते हैं। तो जब इस किस्म के, ना आप एथनोसेंट्रिक हो सकते हैं ना आप जीनोसेंट्रिक हो सकते हैं, तो इसकी वजह से आपको न्यूरोटिक बिहेवियर आता है, आपके माइंड में बहुत सारी ऐसी चेंजेस आती हैं जो कि आपको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का शिकार बनाती हैं, ठीक है। जिसमें आप मिसाल के तौर पर साइकेट्रिक प्रॉब्लम में भी वो हो सकते हैं, इसमें आपके पास जो है ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, इसके पास आप इसमें आपके कल्चरल बैरियर्स भी आ सकते हैं, इसमें बहुत सारे ऐसे और प्रॉब्लम्स आ सकते हैं जिसकी वजह से आप अपने सोसाइटी अपने एक न्यूरोटिक बिहेवियर जो है ना एक अपोजिट उसकी तरफ मूव ऑन कर सकते हैं, ठीक है। So this was just marginal person. Marginal person is the person who is following two or more than two cultures at the same time. All students are marginal in colleges and private schools. I did not get your question. Please clarify it to me. Anyone else? If someone has any question, you may drop your question in the chat box. If not, we shall be going ahead. मार्जिनल पर्सन इज यूजुअली बिकॉज ऑफ डाइवर्सिटी, ठीक है। डाइवर्सिटी किस चीज में? डाइवर्सिटी ऐसे तरफ जहां पर बिल्कुल कल्चर एक बड़ा सेपरेट हो जाता है, ठीक है। यूजुअली एक लैंग्वेज का डिफरेंट, यहाँ पर एजिमिलेशन एक प्रोसेस है जिसमें कल्चर जो है ना आपस में मिक्सड अप हो रहे होते हैं, वो प्रोसेस है। यहाँ पर सिर्फ हम शख्स की बात कर रहे हैं, एक शख्स मार्जिनल पर्सन किस तरह कहलाता है, उस बंदे को हम मार्जिनल पर्सन कहते हैं, ठीक है। एजिमुलेशन आगे जाकर मैं भी आपको इंटरेक्शन के प्रोसेसेस आएंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा सारी डिटेल। ओके, लेट्स गो अहेड। cultural lag. Cultural lag is one of the terms used in कल्चर, ठीक है। ये एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, ये प्रोफेसर ऑकबर्न ने इस पर काम किया है। रिमेंबर कि प्रोफेसर ऑकबर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कल्चर को सॉल्व करें तो आपके सामने ऑकबर्न का जिक्र आना चाहिए, आपके जहन में इसका नाम आना चाहिए, एंड देन यू शुड बी यूजिंग इट इन योर पर्टिकुलर राइटिंग, ठीक है, ताकि आपको अच्छी तरीके से हेल्प आउट मिल सके। सो द वेरी फर्स्ट, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग है क्या? कल्चरल लैग, प्रोफेसर ऑकबर्न डिस्टिंग्विश बिटवीन मटेरियल एंड नॉन मटेरियल कल्चर। देखिए यहाँ पर कल्चरल लैग क्या है? कल्चरल लैग बेसिकली हमें बताता है कि ये डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंसेस है जो कि होती है किसके दरमियान, मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के दौरान। मटेरियल कल्चर कल हमने पढ़ लिया कि मटेरियल कल्चर आर ऑल द फिजिकल थिंग्स अराउंड अस, जो भी फिजिकल थिंग्स हमारे आसपास होती हैं, चाहे वो हमारे टूल्स हो, चाहे वो हमारे यूटेंसिल्स हो, चाहे वो हमारे मशीन्स हो, चाहे वो गुड्स हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट्स हो, चाहे वो बिल्डिंग्स हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस हो, ठीक है, वो तमाम हमारे सामने मटेरियल कल्चर कहलाते हैं। एंड नॉन मटेरियल इज द फैमिली, रिलीजन, गवर्नमेंट, एजुकेशन, थिंकिंग, कल्चर, जो भी चीजें जो कि एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जिसको हम देख सकते, हम फील कर सकते हैं लेकिन ना हम छू सकते हैं, ना उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती है, ठीक है, तो उसे हम नॉन मटेरियल कल्चर कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर ऑकबर्न, यहाँ पर मैंने आपको कल भी बताया था कि मटेरियल और नॉन मटेरियल के कल्चर का जो है ना डिबेट हमेशा चलता रहता है और इसको आज तक कंक्लूड नहीं कर पाए हैं लोग, ठीक है, क्योंकि हर एक के पास काउंटर आर्ग्यूमेंट मौजूद होता है। वो कहते हैं चेंजेस इन मटेरियल लीड टू चेंजेस इन नॉन मटेरियल, ठीक है। प्रोफेसर ऑकबर्न का ये पॉइंट है कि कोई भी मटेरियल पहले इस वर्ल्ड में आता है, ठीक है। मटेरियल मटेरियल कल्चर क्या होता है? यस, मटेरियल कल्चर आर द फिजिकल थिंग्स, ठीक है, और जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस मौजूद होती हैं, लेकिन जो नॉन मटेरियल होता है, इन मटेरियल चीजों का उन पर असर पड़ता है और उसकी वजह से उनके माइंड्स चेंज होते हैं। तो वो ये कहता है कि चेंजेस इन मटेरियल कल्चर लीड्स टू चेंजेस इन नॉन मटेरियल। प्रोफेसर ऑकबर्न के मुताबिक कि जो भी मटेरियल चेंजेस हमारे इर्द गिर्द आती हैं, ठीक है, तो उससे हमारा जहन, हमारी थिंकिंग, हमारी आइडियोलॉजी, हमारा बिलीफ, हमारा एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर सब चेंज होता है। तो इससे क्या होता है? इससे हमें एक और चीज का पता चलता है कि कोई भी जो चेंजेस आती हैं आपकी सोसाइटी में, उसमें जो भी मटेरियल चीजें आएंगी, मिसाल के तौर पर अगर आपके घर अच्छे आलीशान घर होंगे तो इसका मतलब है आपकी थिंकिंग भी आलीशान होगी। आप अच्छे बिल्डिंग्स में रहते हैं, आप अच्छे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ते हो तो इसका मतलब है आपकी क्वालिटी एजुकेशन भी होगी।
आप अच्छे गाड़ी में घूमते हैं तो इसका मतलब है आपका किरदार भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं प्रोफेसर ऑकबर्न के मुताबिक, नॉन मटेरियल कल्चर इज ऑफन स्लो टू रिस्पॉन्ड टू द रैपिड इन्वेंशन ऑफ मटेरियल कल्चर। प्रोफेसर रॉकबर्न ये कहता है कि हमारे पास एवरी नाउ एंड देन हमारे पास क्या हो रही है, हमारे पास डेवलपमेंट हो रही है, हमारे पास मटेरियल चेंजेस आ रही हैं, इन्वेंशंस हो रही हैं, नई नई चीजों, नई नई चीजें दरियाफ्त की जा रही हैं, डिस्कवरीज हो रही हैं, जो ऑलरेडी इन्वेंटेड चीजें हैं उनमें इनोवेशंस लेकर आई जा रही हैं, ठीक है। तो हमारा माशरा क्या होता है, हमारा माशरा या हमारी थिंकिंग जो होती है उसके साथ कंपेटेबल नहीं होता, उसके साथ चलने में थोड़ा सा स्लो होता है, देर इज अ स्लो रेट ऑफ स्पीड, ठीक है। क्या होता है, हमारा जो स्पीड होता है वो कंपैरेटिवली क्या होता है, स्लो होता है, किसके मुकाबले में, और जो मटेरियल एडवांसमेंट आ रही होती है, इट इज जस्ट लाइक फॉर इंस्टेंस कि आज हम अपने घर में अपने फोर फादर्स को देखते हैं या अपने पेरेंट्स को देखते हैं, अगर उसको हम स्मार्टफोन दे देते हैं और उनको हम कहें कि आप जो है ना स्मार्टफोन इस्तेमाल करें, स्मार्टफोन को फंक्शनलाइज करें, इसमें आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखिए, उसमें आप कैमरा की सेटिंग देखिए, उसमें आप और कोई चीजें देखिए, इवन दे आर अनएबल टू अटेंड द कॉल इवन, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्योंकि उनका माइंडसेट, उनकी थिंकिंग, उनकी आइडियोलॉजी, उनकी कैपेबिलिटी इस मटेरियल एडवांसमेंट को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो जब जब नॉन मटेरियल यानी थिंकिंग इस मटेरियल कल्चर को डेवलप नहीं कर पाता, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या देखने को मिलता है, कल्चरल लैग देखने को मिलता है। when non-material culture does not adjust itself with the material culture या material changes, it falls behind the material and gives birth to cultural lag। वो कहता है कि जब भी हमारे माशरे में हमारा नॉन मटेरियल कल्चर जो होता है वो मटेरियल कल्चर के साथ अलाइन नहीं कर पाता, एडजस्ट नहीं कर पाता, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, इन दोनों के दरमियान एक बड़ा गैप आ जाता है, इन दोनों के दरमियान एक लैग आ जाता है, इन दोनों के दरमियान एक डिफरेंस आ जाता है। उस डिफरेंस को क्या कहते हैं, कल्चरल लैग कहते हैं। मिसाल के तौर पर आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का वक्त है, ठीक है। एक शख्स है जो कि एक ऐसे मुल्क में रहता है जो कि 10G इस्तेमाल कर रहा है, हमारे पाकिस्तान में 4G है, या हमारे कुछ इलाकों में इवन 2G की सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। तो अभी इस शख्स को आप, इसकी सिंपल मिसाल लेता हूँ, वन ऑफ माय फ्रेंड्स, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो वो एमफिल लीडिंग टू पीएचडी के लिए चाइना गया। तो चाइना जब गया तो वहां पर उसने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट देखी, वहां का लाइफस्टाइल देखा, वहां पर 3 4 साल 5 साल गुजारने के बाद जब वो यहाँ पर आया, पाकिस्तान आया, पाकिस्तान में पहले कोयटा में कुछ दिन रहा, लेकिन वो खारान से ताल्लुक चूंकि के रखता था, तो वो जब खारान गया तो खारान में वहां पर उसको बहुत टफ टाइम मिला, टफ टाइम इन अ सेंस कि 1 4 5 साल गुजारने के बाद जब इंसान ऐसे कंडीशन में आता है जहां पर बिजली ही नहीं हो, जहां पर पानी ही नहीं हो, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह हो, जहां पर फॉर एग्जाम्पल जो लाइफ स्टाइल वो छोड़ कर आया उसके 2% भी कुछ ना हो, तो वो क्या कर रहा था, उसका माइंडसेट उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। एट दैट टाइम माई दैट फ्रेंड वॉज अंडर गोइंग कल्चरल लैग, ठीक है, क्योंकि वहां के कल्चर से जो आया और यहाँ के कल्चर में जमीन आसमान का फर्क नजर आया उसको। फिर वो कोयटा आया, कोयटा के बाद जब दोबारा इस्लामाबाद गया, इस्लामाबाद में फिर उसने मुझे कॉल की, उसने कहा यार इजाज, इस्लामाबाद इज समहाउ 5% ऑफ चाइना, हालांकि हमारे लिए इस्लामाबाद कितनी जो है ना एडवांस्ड और डेवलप्ड जगह है, ठीक है। तो इसी तरीके से क्या होता है, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग ये है कि जब आपके कंट्री में, आपके सोसाइटी में अगर मटेरियल कल्चर इतना ज्यादा रैपिडली ग्रो कर रहा है कि और आपका नॉन मटेरियल उसके साथ कंपेटेबल नहीं है, तो एज अ रिजल्ट कल्चरल लैग देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइक क्या है, लाइक ऑन पेवमेंट वी इंस्टेड, समझ नहीं आया मुझे, लाइक ऑन पेवमेंट वी इंस्टेड ऑफ वॉक वी राइड, यस, ये समझ समझ में आ गया मुझे जान से खान, कि हम जिस तरह, दैट इज द नीड ऑफ द टाइम एज वेल, कभी कभार जब रोड्स ब्लॉक होते हैं वीआईपी प्रोटोकॉल के लिए, जरूरत के लिए, तो लोग, पाकिस्तानी सिस्टम में, पाकिस्तान सिस्टम में तो ये चलता रहता है, ठीक है। यूजुअली क्या है कि हम टेक्नोलॉजी, लाइक इट इज जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल नाउ अडेज देर आर नॉन मटेरियल कल्चर, आइडियल कल्चर जो है ना हमारा जो है यही होता है कि यार हमें चाहिए कि हमारी जब ट्रैफिक सिग्नल्स हो, ट्रैफिक सिग्नल जब रेड हो तो हमें रुकना चाहिए, ठीक है, जब ग्रीन हो तो हमें जाना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जो है ना कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन की फॉलो नहीं करते। लाइक फॉर इंस्टेंस व्हेन आई वाज वंस इन मुल्तान, सो आई वाज जस्ट गोइंग टू बाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी, तो मुझे जो है ना
मैंने वहां से कन्वेंस अपना वो अरेंज किया, और मैं जब ऑफिस के कन्वेंस में बीकेडीयू जा रहा था, तो जैसे ही मैं रवाना हुआ, आधे तक पहुंचा, तो मुझे ऑफिस से कॉल आई कि सर आप वापस आए। जब मैं वापस गया तो मुझे कहते हैं कि भाई आपका ड्राइविंग लाइसेंस किधर है। तो मैंने कहा यार ड्राइविंग लाइसेंस तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि हम बलूचिस्तान में यूजुअली ड्राइव करते रहते हैं, तो कोई ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह नहीं। तो दे जस्ट स्टॉप मी बैक। उन्होंने कहा कि नहीं सर, जब तक आपका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनता तब तक हम आपको जो है ना जाने की इजाजत नहीं दे सकते। तो कहने का मकसद क्या है कि हमारी हर जगह पे क्योंकि कल्चरल लैग, तो यहाँ पर आप देखें, हम सब जो क्लास ले रहे हैं या हम बाहर अपने आसपास देखते हैं, तो ऐसे लोग भी होंगे जिनको बिल्कुल ड्राइविंग लाइसेंस का पता नहीं है। ऐसे लोग भी होंगे जिनको ड्राइविंग नहीं आती, जो कि आज तक उन्होंने ना स्टीयरिंग ना ड्राइविंग सीट पे बैठे होंगे, लेकिन उनके पास ड्राइविंग कार्ड्स अवेलेबल है, लाइसेंस अवेलेबल है। तो कहने का मकसद क्या होता है कि कल्चरल लैग एक ऐसा, लेकिन दिस इज डिबेटेबल। मेरी थिंकिंग इसके बिल्कुल अपोजिट है। मेरी थिंकिंग इसके अपोजिट है। आई ऑलवेज काउंटर दिस आर्ग्यूमेंट। मैं इसके इस स्टेटमेंट को हमेशा काउंटर करता हूँ। वो ऐसे काउंटर करता हूँ कि ऑलवेज वट एवर द इन्वेंशन टेक्स प्लेस, वट एवर द डिस्कवरीज आर, ओके डिस्कवरीज आर फाइन। डिस्कवरीज के हद तक इसकी बात बिल्कुल ठीक है कि यार कोई चीज ऑलरेडी जमीन के अंदर मौजूद है, मटेरियल कल्चर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, और फिर जब आप उसको निकालते हो, जमीन से निकालते हो, पहाड़ से निकालते हो, तो उसका असर जो है ना आपके माइंड सेट पे पड़ता है। मिसाल के तौर पर पानी है, मिसाल के तौर पे कोई नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स हैं, ठीक है। लेकिन हम इन्वेंशन की जब बात करते हैं, तो इन्वेंशन के लिए सबसे पहले आइडिया का आना जरूरी है, ठीक है। फॉर इंस्टेंस, आपने मोबाइल फोन बनाना है, तो मोबाइल फोन बनाने के लिए सबसे पहले मार्टिन कूपर के जहन में आइडिया आया होगा ना। रेडियो बनाने के लिए सबसे पहले मार्कोनी के जहन में आइडिया आया होगा कि यार ऐसी चीज, ऐसा डिवाइस बनाना चाहिए कि जिसके जरिए से हम क्या कर सकें, हम एक रेडियो ट्रांसमिशन कर सके। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के जहन में जो है ना टेलीफोन बनाने से पहले एक आइडिया आया था। राइट ब्रदर्स के जहन में एक आइडिया आया था कि हम टन्स ऑफ आयरन एंड कॉपर हम हवा में उड़ा सकें, ठीक है। तो ये सबसे पहले आइडिया आया था। मेरी नजर में तो ये है कि सबसे पहले इंसान के जहन में एक आइडिया आता है, और आइडिया को फिर वो फ्लोरिश करके अपने नॉन मटेरियल कल्चर को, अपने मटेरियल कल्चर को डेवलप करता है। इसको अगर आप जस्टिफाई करना चाहे, तो इसकी जस्टिफिकेशन सबसे पहले ये देते हैं कि फॉर इंस्टेंस, जिस तरह हमने हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी में हमने कहा था कि भाई उस खातून ने जब बीज जमीन के अंदर बोया, तो उससे उसने एक सबक हासिल किया। उसको ये सबक मिला कि यार इस कोई भी चीज जो कि हम जमीन के अंदर बोएंगे, तो एज अ रिजल्ट जो है ना हमारे पास काउंटर, जो हमारे पास प्रोडक्ट आएगा, वो एक पौधे की सूरत में होगा, वो एक फ्रूट की सूरत में होगा, वो किसी एक कॉम्पल की सूरत में होगा। तो ये आइडिया जब डेवलप हुआ, उस आइडिया की डेवलपमेंट की वजह से फिर क्या हुआ, उनके आसपास जो एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आया, या एग्रीकल्चर जो रिफाइन हुई, वो उसके जरिए से हुई। तो बेसिकली मकसद क्या है? बेसिकली मकसद यही है कि कल्चर, यू कैन आर्ग्यू, यू कैन हैव द काउंटर आर्ग्यूमेंट, बट दैट शुड बी लॉजिकली बेस्ड, ठीक है। आई होप cultural leg is clear to everybody. If you have any question, you may please ask me in the chat box. I hope it's clear to everybody. Okay, cultural lag. If we just define the cultural lag, you will come to know that cultural lag is the difference between rate of progress of material and non-material culture. ठीक है कि जो भी मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के दरमियान जो कि चेंजेस आ रही होती हैं, उन चेंजेस की बुनियाद पर जो भी डिफरेंसेस देखने को मिलती हैं, उनसे हम क्या कहते हैं, कल्चरल लैग कहते हैं। मिसाल के तौर पर, आपके पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, जो शख्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल कर रहा है और जो शख्स इस्तेमाल नहीं कर रहा है, इन दोनों के बीच में जो फर्क है उसे हम कल्चरल लैग कहेंगे। The strain that exists between two related parts of the culture due to unequal rates of speed creates lag. It is called cultural lag. यूजुअली क्या होता है हमारे माशरे में, हमारे पास इतनी ज्यादा डेवलपमेंट एवरी नाउ एंड देन आ रही होती है, ठीक है।
एवरी नाउ एंड देन ये जो डिफरेंस होता है या जो स्ट्रेन होता है, ये हमेशा इनमें आगे और पीछे जो है ना ये जा रहे होते हैं। देयर इज अनइक्वल स्पीड, ठीक है। कभी कभार आपका मेंटल लेवल बहुत ग्रो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं तो इनलाइटनमेंट के पीरियड में हम देखते हैं तो, या रिनेसांस के पीरियड में देखते हैं तो, लिटरेचर की वजह से, इल्म की वजह से लोगों की जहनें बहुत तेज काम कर रहे थे, और उनके पास ऐसी चीजें नहीं थी जो कि उनके थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट कर सके। लेकिन आज हम देखते हैं हमारे पास मटेरियल कल्चर इतना डेवलप हो चुका है कि हमारे नॉन मटेरियल से भी वो आगे निकल चुका है। तो देर इज अ स्ट्रेन, बाज औकात हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, बाज औकात एक्सेप्ट नहीं कर सकते। सो दिस इज बेसिकली अ कल्चरल लैग, ठीक है। रेट मीन्स रफ्तार। ओके, देर आर सम कॉजेज कि कल्चरल लैग आता क्यों है। देर आर मल्टीपल कॉजेज ऑफ कल्चरल लैग, ठीक है। वेरियस कॉजेज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, क्योंकि हर चीज का असर पड़ता है। एजुकेशन का असर पड़ सकता है, इकोनॉमी का असर पड़ सकता है, पॉलिटिक्स का असर पड़ सकता है, रिलीजन का असर पड़ सकता है। मिसाल के तौर पे हम मजहब को देखते हैं। हम फॉर इंस्टेंस, ठीक है, हम यहाँ पर सब आप मेरे बहन हो, मेरी भाई भाई हो, ठीक है। मैं आपके साथ ओपनली डिस्कस करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल, ठीक है, कि हम फैमिली प्लानिंग करें, फैमिली प्लानिंग के साथ कंट्रासेप्टिव्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि ओवर पॉपुलेशन या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ना हो, और चीजें मैकेनिकल तौर पर चलती रहें, एक स्विफ्ट वे में चलती रही। लेकिन ऑन द अदर हैंड, देखिए आजकल टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई है। आजकल हम जो है ना, फॉर एग्जांपल, कंट्रासेप्टिव में हमारे पास बहुत सारे पिल्स मौजूद होते हैं, टैबलेट्स मौजूद होते हैं, ठीक है, कॉन्डम्स मौजूद होते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ना और बहुत सारे मेथड्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए से हम अपने जो इंटरकोर्स है उसके जरिए वो अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा होने से बचा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो माइंडसेट है, अभी देखिए आज हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई है, या वो शख्स, ठीक है, चलिए ये तो हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। बाज औकात लोग इनफर्टाइल होते हैं, स्टीराइल होते हैं, इनफेकेंड होते हैं, जिनके औलाद नहीं होती। तो हमारे पास साइंटिफिक डेवलपमेंट आ चुकी है ना कि टेस्ट ट्यूब बेबीज भी होती हैं। हमारे पास जो है ना, फॉर एग्जांपल, वो क्या कहते हैं उसे, सोरोगेसी का एक कंसेप्ट भी मौजूद है, ठीक है। तो हमारा रिलीजियस रिलीजियस आइडियोलॉजीज उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जब हमारी रिलीजियस आइडियोलॉजी की वजह से जब हम उन चीजों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो हम दोनों तरफ का हम ना एक कल्चर को सही तरीके पर एडॉप्ट कर पाते हैं, ना दूसरे कल्चर को सही तरीके से एडॉप्ट कर पाते। सो एज अ रिजल्ट हम क्या बन जाते हैं, हम मार्जिनल पर्सन बन जाते हैं, ठीक है। तो रिलीजियस चीजों का भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इसी तरह देखते हैं हम, फॉर एग्जांपल, बहुत सारे लोग हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस हम देखते हैं कि सैयद लोग हैं, वो अपनी फैमिली से शादी बाहर शादी नहीं करते, ठीक है, या खानदान से बाहर शादी नहीं करते। अगर हो भी जाए तो इस फैमिली की इश्यूज की वजह से हम क्या करते हैं, कल्चरल लैग का शिकार हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस ऑफ अदर सोसाइटी सच एज वेस्टर्न सोसाइटी, कल्चरल लैग का एक बड़ा असर ये भी है कि हमारी जो वेस्टर्न कल्चर है, उस वो हमारे तक बहुत तेजी से कम्युनिकेट हो रहा होता है। वी आर जस्ट, वी हैव गॉट द बल्क ऑफ वेस्टर्न कल्चर, कि हम एक क्लिक पर हम वेस्टर्न कल्चर के ड्रेसेस को देख लेते हैं। हम जो है ना, फॉर एग्जांपल, हम उनकी आइडियाज को देख लेते हैं, हम उनके ट्रिक्स को देख लेते हैं, हम उनके इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज को देख लेते हैं। लेकिन उतनी जल्दी हम अपना मटेरियल डेवलप नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर आपको यहाँ पर बैठकर आपको पता चल गया कि चाइना ने 10G इस्तेमाल कर लिया, और आज जो है ना आप मटेरियल डेवलपमेंट लेकर आ रहे हो। इट मींस देयर इज अ लैग। आप चाहते हो, आपका आइडियल कल्चर ये है कि आपको रफ्तार वही मिले, लेकिन आपको मिल रहा है यहाँ पर 2G है। तो यहाँ इसकी वजह से क्या होता है, आप अपने मुल्क से ज्यादातर, आपने देखा होगा ना, कल्चरल लैग, लोग अपने मुल्क से क्यों बदजन होते हैं, लोग अपने फैमिली से क्यों बदजन होते हैं, कोई अपने मजहब से क्यों बदजन होता है, वो इसी वजह से होता है क्योंकि वो दूसरी कल्चर में, दूसरे मजाहिब में, दूसरी जगहों पर वो उससे बेहतर कोई ना कोई चीज उसको नजर आ रही होती है, और वो कहता है कि यार मेरे कल्चर में तो ये चीज नहीं है। एज अ रिजल्ट वो अपने कल्चर को ज्यादा पसंद नहीं करता, और फिर इन दोनों के दरमियान में उसकी थिंकिंग के बारे में और उसकी जो ऑब्जर्वेशन है उनके दरमियान में जो गैप आ जाता है, उसे हम कल्चरल लैग कहते हैं। एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इन्वेंशन, डिस्कवरीज और इन्वेंशन, इनकी वजह से भी हमारे पास कल्चरल लैग देखने को आ जाती हैं, ठीक है। और कल्चरल लैग जब हम खत्म करना चाहते हैं तो उनके दरमियान, उस रास्ते के दरमियान कुछ रुकावटें आती हैं। हमारा मजहब हमारी सबसे बड़ी रुकावट आ जाता है, ठीक है। मिसाल के तौर पर हम सारे अपने जनरल सोसाइटी में देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई NGO कोई काम करने का आता है, या हमारे पास अगर फैमिली प्लानिंग वाले कोई लोग आते हैं,
ठीक है, या हमारे जो है ना, मिसाल के तौर पे पॉपुलेशन वेलफेयर वाले हमें गाइडेंस देते हैं या अवेयरनेस देते हैं कि फॉर एग्जांपल वन चाइल्ड पॉलिसी, टू चाइल्ड पॉलिसी, तो हम क्या करते हैं, हमारे जो मजहब के आइडियाज हैं उसको कबूल नहीं करते। मिसाल के तौर पे हमारा रिलीजियस एक आइडियोलॉजी के वल्लाह खैर राजिकीन, ठीक है, कि अल्लाह पाक बेहतरीन रिस्क देने वाला है, बिल्कुल हम इस पर यकीन रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप क्वालिटी लाइफ देने के लिए इट इज़ वेरी नेसेसरी कि आप अच्छा मैनेजर भी मौजूद हो। आपके घर में बच्चे जितने कम होते हैं तो आप उनको क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हो, क्वालिटी लाइफस्टाइल दे सकते हो, ठीक है। तो इसकी वजह से रिलीजियस आइडियोलॉजीज की वजह से ये हमें देखने को मिलती है। इसी तरह लॉज एंड कॉन्स्टिट्यूशन आते हैं। मिसाल के तौर पर आज फॉर इंस्टेंस जो है ना, जैसे मैंने इकोनॉमी की बात की, ठीक है, कि हमारे पास एक ऐसी जो है ना फैसिस्ट टाइप ऑफ इकोनॉमी आ चुकी है, या एक ऐसी मॉडर्न टाइप ऑफ इकोनॉमी आ चुकी है जिसमें हमें घर में बैठकर जो है ना हम इंटरनेशनल मार्केट को एक्सेस कर सकते हैं, हम फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, हम चीज़ों को बाय एंड सेल कर सकते हैं जस्ट लाइक क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। लेकिन हमारा जो है ना लॉज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जब उसको अलाउ नहीं करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, आप उन चीजों से फायदा नहीं उठा सकते। तो आपको फिर इसकी सिंपल मिसाल ये ले लें कि आजकल जो है ना, फॉर इंस्टेंस आई यूजुअली डू नॉट यूज दीज, बट टिकटॉक और इस तरह के सोशल मीडिया वेबसाइट्स है जिससे लोग जो है ना बहुत ज्यादा पैसा जनरेट करते हैं, ठीक है, बहुत सारे कंपनीज इससे फायदा उठाती हैं। लेकिन हमारे क्या है, हमारे लॉज उसको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, पैका एक्ट कहीं पर लगा देते हैं कि भाई लोग आपस में किसी चीज को जो है ना डिस्कस ना करे, या फिर 3 MP ऑर्डर में किसी को अरेस्ट कर देते हैं ताकि वो जो है ना कोई इस तरह चीज। तो हमारे लॉज और कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, हम फिर कल्चरल लैग का शिकार हो जाते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल कुछ अर्सा पहले यूट्यूब पर बिल्कुल पाबंदी आ चुकी थी, ठीक है, तो लॉज की वजह से हो सकते हैं कुछ। फिर हमारे साइकोलॉजिकल डॉगमास का भी बड़ा असर पड़ता है कि हमारे अकीदे क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है। बाज़ औक़ात हमारी थिंकिंग चीज़ों को एक्सेप्ट करती है, हमारा कुछ, और कुछ हमारी थिंकिंग उस चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से भी कल्चरल लैग देखने को मिलता है। इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस एक बड़ी वजह है कि कल्चरल लैग जो है ना वो देखने को मिलती है, ठीक है, कि हम तालीम याफ्ता नहीं होते हैं, हम अनपढ़ जाहिल होते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है उसको हम आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते। और कम्युनिकेशन गैप का भी बड़ा मसला होता है। मिसाल के तौर पे कोई भी डेवलपमेंट आई, कोई भी नई पॉलिसी आई, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन आया, अगर वो लोगों तक कन्वे आसानी से नहीं किया जाए तो लोग उससे बहुत ज्यादा सफर करते हैं और फिर कल्चरल लैग का शिकार हो जाते हैं। सो आई होप कल्चरल लैग इज क्लियर। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज ड्रॉप योर क्वेश्चन इन चैट बॉक्स। ओवर टू यू ऑल। साइकोलॉजिकल डॉगमास मींस थिंकिंग। आपका आपके अकीदे क्या हैं, आपकी थिंकिंग क्या है, आपके आइडियाज क्या हैं, आपकी बिहेवियर क्या है। पास होता तो हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। फॉर इंस्टेंस हमारे पास जो है ना 4 शादियों का कॉन्सेप्ट है, ठीक है, कि 4 शादियां होनी चाहिए, लेकिन आपके साइकोलॉजिकल डॉगमास उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। या फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पर जब मैरिज का हम टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको एक टॉपिक एक वो पढ़ाऊंगा, दैट इज कॉल्ड कोहेबिटेशन। कोहेबिटेशन जो है ना ये एक ऐसा कंसेप्ट होता है कि आप लोगों के साथ, यूजुअली इट इज फॉलोड इन यूरोपियन कल्चर के, जिसमें एक बॉय जो होता है वो किसी भी गर्ल के साथ सेक्सुअल रिलेशन कायम करता है, उनसे बेशक उनके बच्चे पैदा होते हैं लेकिन दे डू नॉट गेट मैरिड, ठीक है। लेकिन आपका भी फॉर एग्जांपल ये चीज जो है ना आपका माइंड या हमारे कल्चर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाता, तो ये हमारे साइकोलॉजिकल डॉगमास है। इसकी सिंपल एक और मिसाल ले लेते हैं, सेलिबेसी के एक कंसेप्ट है कि बिल्कुल शादी नहीं करनी है, ठीक है, सेलिब्रेट जिसे हम कहते हैं, सेलिबेसी इज दिस इज द कंसेप्ट, ठीक है, कि जब कोई शख्स शादी बिल्कुल करना ही नहीं चाहता, वो कहते हैं भाई मैंने शादी नहीं करनी है, तो ये भी हमारा जो है ना जो साइकोलॉजिकल डॉगमास है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये चीजें क्या होती हैं, इनकी वजह से हमारे पास कल्चरल लैग देखने को मिलती है। हसैन, आई होप इट्स क्लियर नाउ। एनीथिंग एल्स इन कल्चरल लैग प्लीज। कल्चरल कल्चरल लैग व्हाट अगेन जानजेब खान। कोहिबिटेशन, कोहिबिटेशन क्या है? कोहिबिटेशन, कोहिबिटेशन एक ऐसा कंसेप्ट है इन विच
couples, they are having the physical relationship with each other without getting married. लीगली वो एक दूसरे के साथ जो है ना मैरिड नहीं होते, लेकिन उनके दरमियान जो फिजिकल इंटरकोर्स होता है या इंटरेक्शन होता है वो मौजूद होता है। तो ये एक थिंकिंग है लोगों की, ठीक है, ये एक आइडिया है जो कि हमारा माइंड, हमारा जो माशरा है उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा कभी भी। तो इसकी वजह से जब आप बाहर मुल्क जाओगे, तो जब आप वहां पर देखोगे कि यार यहाँ पर तो लोग इस किस्म के रिलेशनशिप कायम कर चुके हैं, और यहाँ और आपके पाकिस्तानी कल्चर कुछ और कहता है, ठीक है, तो इस वक्त फिर आप कल्चरल लय का शिकार हो जाते हैं। दूसरा, सेलिबेसी। Celibacy is a concept in which one does not get married, ठीक है, और it is also called, the person will be called celibate. Janzeb Khan, hope it's clear now. Okay, so okay, so right now, for today, till here we've got we have discussed cultural leg. यहाँ तक काफी है. I have to go somewhere, therefore we shall restrict this to one session. कल इंशाल्लाह, कल से we should be trying our best कि हम आइंदा से सैटरडे वाले दिन भी क्लास ले, ठीक है, ताकि हम हफ्ते में 6 डेज क्लासेस वो करें इंशाल्लाह। तो सैटरडे को यूजुअली दोस्त फ्री भी होते हैं, स्टूडेंट्स भी फ्री होते हैं इंशाल्लाह। तो सैटरडे को भी कोशिश करेंगे कि क्लास लें, बट आई विल ड्रॉप मैसेज इन द चैट बॉक्स इन द व्हाट्सएप एज वेल कि अगर हमारी क्लास हुई तो फिर इंशाल्लाह वो करेंगे। सो टुडे वी शैल हैव वन सेशन. Inshallah, see you all tomorrow. If anything is unclear, if you did not understand anything, you may drop me your question anytime in the chat box. Till that, Allah Nidibana.